हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर ऑल फ्रेंड्स, सो मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। एयरफोर्स डेली मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, नेवी, एसएसआर और डबल ए के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही मैं वोकेबलरी की सीरीज और लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही इफेक्टिव वोकेबलरी होगी। तो प्लीज़ गाइज आप उसको देख लीजिएगा, जो आपके बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ गाइज, आई हैव अ वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ गाइज 10,000 सब्सक्राइबर आपको अभी करवाने हैं, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सके आप 10,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाइएगा गाइज। 8,000 हो चुके हैं, 10,000 को कंप्लीट करिए और आपकी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को और बाकी चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स लेके आने वाला हूँ। अभी 200 मैं आपके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लेके आने वाला हूँ, जो कि बन रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो जो अभी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। उससे बाहर एक भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं आएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्यारे साथियों, और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आज हम लोग ये, हाँ एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये चौथा मॉक टेस्ट है कि 10वां है। प्यारे साथियों, हम 9 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आप इस नंबर को मत देखिए, ये क्या नंबर है, ये 10वां मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। ये कौन सा मॉक टेस्ट है, ये 10th मॉक टेस्ट है। यहाँ पर क्या नंबर पड़ा हुआ है आप इसको मत देखिएगा, ये 10वां मॉक टेस्ट होने वाला है। और इसकी PDF कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर मिलेगी, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इसको कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है साथियों, ध्यान से देखिएगा। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा, ही ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। प्यारे साथियों, यहाँ यदि ये बात प्रेजेंट की होती, थोड़ा ध्यान से देखना, यदि ये बात प्रेजेंट की होती तो मैं इसे अभी बोल रहा होता कि सर वो अपने मदर फादर के साथ में और फंक्शन में आ रहा है, या मतलब जो भी, यदि ये अभी कंटिन्यूस मोड में, यदि स्टेट ऑफ एक्शन जो होती है वो कंटिन्यूस होती तो हम लोग ये कहते कि वो अभी आ रहा है, मतलब हम लोग यहाँ इज लगा सकते थे। बट आप अर्थ को, सेंस को समझिएगा। इंग्लिश में कंप्लीट जो कहानी है वो सेंस के अकॉर्डिंग चलती है। आप अर्थ हिंदी करने से नहीं सेंस चलेगा। इंग्लिश का मतलब है कंप्लीटली सेंस, वो वाक्य कहना क्या चाहता है। तो यहाँ एक फंक्शन हो चुका है, उसके बाद में बातें की जा रही हैं कि उसके मम्मी पापा के अलावा और फंक्शन में वो बंदा भी प्रेजेंट था। यदि अभी प्रेजेंट में कहूँ इज आएगी, इज क्यों नहीं आएगी, क्योंकि प्रेजेंट होता तो मैं इस बात को अभी नहीं कहता, मैं बाद में बोल रहा होता कि ठीक है वो प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि सर उसके मम्मी पापा के अलावा, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो भी फंक्शन में प्रेजेंट था। हैज का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, अकेली हैज ही के तुरंत बाद में हैज नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ नाउन नहीं है। कोई भी टू बी की वर्ब लगानी होगी, इज एम आर वाज वर, लेकिन इज यहाँ प्रेजेंट की बात नहीं हो गई। हैज़ बीन नहीं आ सकता क्योंकि सिंस और फॉर या परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों, ये कहानी चल रही है पास्ट की। कोई भी फंक्शन हुआ है उसमें एक लड़के के मम्मी पापा भी प्रेजेंट थे, और इसलिए बिसाइड्स हिज पेरेंट्स। प्यारे साथियों, जब भी बिसाइड्स आएगी, दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वहाँ हम सिंगुलर चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का फिक्स सही आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, सर द थंडर वाज अकॉम्पनीड हैवी रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, द थंडर वाज अकॉम्पनीड। थंडर का मतलब है सर बहुत तेज जो बारिश हुई, थंडर मतलब जो तूफान आया, उसके साथ साथ एक बहुत तेज बारिश भी हुई। एक्चुअली ये वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब ये पैसिव फॉर्म है प्यारे साथियों, और ये पैसिव फॉर्म है। इसका मतलब सर क्या इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है अकॉम्पनीड बाय। हाँ गाइस, ये याद रखिएगा, जब भी अकॉम्पनीड पैसिव में यूज़ किया जाएगा 100% फिक्स प्रीपोजिशन आएगा अकॉम्पनीड के साथ बाय, और इसका मतलब होता है के साथ साथ, मतलब तूफान के साथ साथ एक बहुत तेज बारिश भी हो रही थी या बारिश हुई थी, ठीक है ना। तो अकॉम्पनीड के साथ सही आंसर क्या होगा, 2 का आंसर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, अकॉम्पनीड बाय। थंडर वाज अकॉम्पनीड बाय अ हैवी रेन, इसलिए ए आंसर भी नहीं होगा। सर ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, प्लीज गाइस, जैसे एडिक्टेड के साथ में टू आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
मिस स्पेल्ड वर्ड को आपको चूज करना होगा प्यारे साथियों। इसमें से 4 शब्दों में से कोई भी एक मिस स्पेल्ड वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है, वो आपको चूज करना है। तो मैं आप सभी को बता दूं प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा होने वाला है, डिस्पैरिटी। प्यारे साथियों, डिस्पैरिटी एक ऐसा वर्ड है जो सही है, जिसकी स्पेलिंग और इसका मतलब होता है सर असमानताएं, जहां चीजें समान ना हो, मतलब सर भिन्नता, ठीक है ना। वेरिएशंस, डिफरेंस को हम बोलते हैं डिस्पैरिटी, ठीक है ना। डिस्पैरिटी का मतलब जब सर चीजें समान ना हो, डिसिमिलर हो, उसे हम डिस्पैरिटी बोलते हैं। इनवाइटेबल की स्पेलिंग डियर सही है। इनवाइटेबल का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली करना, पूर्ण रूप से करना। इनवाइटेबल मतलब सर ये सर कैसे बोलेंगे इसे, इनएविटेबल, इनएविटेबल, ओके, कंप्लीटली और संपूर्ण। एंड सर मिडल का मतलब होता है सर मध्य, ये भी स्पेलिंग सही है। तो सर इसमें से गलत स्पेलिंग किसकी है, इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, और उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ILLUSION, ठीक है ना। और यहाँ पे केवल एक एल दी गई है, इसलिए सर यही आंसर, इसने मिस स्पेल्ड पूछा है तो सर सही आंसर क्या होगा इसका, याद रखिएगा इसकी स्पेलिंग गलत है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ आप यार कॉपी पेन नहीं निकाल रहे हैं और बस ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं आप सभी को बता दूं इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्लीज़ गाइज आपको कॉपी पेन में नोट डाउन करनी है, जो भी वर्ड पावर यहाँ जो वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, जो भी आपको कोई कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ गाइज उसे नोट डाउन करिए। ये ब्लैंक लगाना है आर्टिकल थिंग ऑफ ब्यूटी, पहले तो यहाँ थिंग्स नहीं है, ये थिंग है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब सर सुंदरता से, सुंदरता वाली जो चीज़ें होती हैं, सुंदर जो चीज़ें जिनसे हमें सुंदरता मिलती है सर, वो हमेशा खुशी देती हैं। यहाँ वो सुंदरता नहीं हो रही है जो आप समझ रहे हो कि सर मैंने फेयर लवली लगाई या मैंने लिपस्टिक लगाई। प्यारे साथियों, यहाँ उस सुंदरता की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आपका जो भी चीज़ आपके अंदर अच्छी होती है, आपका करेक्टर, आपकी बोली, आपका वो हमेशा आपको खुशी मिलती है। सुंदर चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको हमेशा अंदर से खुश रखती हैं। तो प्यारे साथियों आपको मैं बता दूँ, वैसे यहाँ दा भी आ सकता था, बट यहाँ क्यों नहीं आएगा, एन तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको क्लियरली ये बात कर दूं प्यारे साथियों, ये एक कहावत है, मतलब प्रोवर्ब है, और ये आपने नाम सुना हो शायद, इंग्लिश के एक कवि हुए हैं जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन ने ये बोला था कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, मतलब एज अ ये एक प्रोवर्ब की तरह है, ये बोला गया उनके द्वारा, यहाँ दा भी पॉसिबल था, बट याद रखना अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसलिए यहाँ सही आंसर क्या होगा। सर क्या ये फिक्स है हमेशा, हाँ ये पूरा ही प्रोवर्ब है, ये कंप्लीट फिक्स है बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ थिंग्स भी नहीं होगा, थिंग होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सही आंसर 4th का बी। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। एंटोनिम्स पूछा गया है, जिन्हें नहीं पता है कि एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उसे हम बोलते हैं प्यारे साथियों विलोमार्थी, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। इम्बेलिस एक वर्ब है, और इम्बेलिस का मतलब है चीज़ों को क्या करना, डेकोरेट करना, मतलब सजाना। चीज़ों को क्या करना, डेकोरेट करना, मतलब सजाना। तो प्यारे साथियों इसका ठीक अपोजिट क्या होगा, जब चीज़ें आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रख देते हैं, उसे हम बोलते हैं यार कितना अच्छा इम्बेलिस लग रहा है, इम्बेलिस्ड, इम्बेलिसमेंट, मतलब बहुत ही अच्छी सजावट है, सिस्टमेटिकली है, मतलब ये बहुत ही फिगर्ड हैं, सारी चीज़ें एक तरीके से लगी हैं। इसका उल्टा सेक्रीफाइस माने बलिदान, ये नहीं होगा। सर इंडिक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, इंडिक्ट का मतलब होता है सर किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ये भी नहीं होगा। जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिक्ट बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाना। फोरेट का मतलब होता है प्यारे साथियों जब कोई भी चीज़ जो आपसे छीन ली जाती है, खो जाती है। एनीथिंग दैट यू हैव और फियर ऑफ लूजिंग, मतलब सॉरी द लॉस ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव और दैट यू पजेस, कोई भी चीज़ जो आप रखते हो और वो आपके हाथ से निकल जाती है, खो जाती है, हट जाती है। और सर डिसफिगर का मतलब है चीज़ें तितर बितर करना। प्यारे साथियों सही आंसर यही होगा। इम्बेलिस का मतलब होता है सजावट, डेकोरेटिव तरीके से, मतलब एक बहुत ही फिगर्ड मैनर में, मतलब सर एक सिस्टमेटिक वे से। और सही आंसर क्या होगा, बहुत ही गंदा तरीके से, डिसऑर्डर में डिसफिगर करना, चीज़ों को तितर बितर करना। इसलिए सही आंसर क्या होगा, 5th क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। एंड सर 6th क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। प्यारे साथियों मैं 250 वन वर्ड्स आपके लिए अभी लेके आने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स होंगे, तो प्लीज़ आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा।
250 वन वर्ड में आपके लिए लाने वाला हूं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और कोस्ट गार्ड के लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए आप बस उनको कर लीजिएगा। 250 के बाद 150 की सीरीज और आएगी और वो बहुत परफेक्ट होंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। तो सर वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन किसे कहते हैं? एक ऐसा आदमी जिसे किसी भी प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। प्यारे साथियों, वाइज मैन का मतलब होता है जो बहुत ही विवेकशील, मतलब बुद्धिमान है। ओल्ड मैन का मतलब होता है लाइक जो एज में, ओल्ड कब यूज़ किया जाता है? जो एज में ज़्यादा हो चुका है, मतलब सर बुढ़ा, मतलब बूढ़े लोग। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है प्यारे साथियों पर्सन हैविंग इंटेलेक्चुअल पावर, मतलब बौद्धिक, मतलब जिसमें बुद्धि ज़्यादा है, होशियार। और वेटरन किसे कहते हैं? इसकी स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग को सही करिए। VETERAN, वेटरन को सही करिए। VETERAN, वेटरन का मतलब होता है अ पर्सन हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एनी प्रोफेशन। किसी भी व्यवसाय में जब आपको बहुत बड़े लेवल का अनुभव होता है उसे हम वेटरन बोलते हैं, VETERAN। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सही आंसर है 6 का सही आंसर डी। 7 क्वेश्चन क्या होने वाला है? सर एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ। ओहो, कोई भी ऐसी घटना हो जाए या कोई भी दुर्घटना जो कि आपको मौत भी कर सकती है, मतलब मौत भी उसमें हो सकती है, उसे हम डेंजरस नहीं बोलते, क्योंकि डेंजर में खतरा होता है, मौत नहीं होती है, बस खतरनाक। टेरिबल का मतलब भी भयानक होता है, बहुत डरावना या भयानक। फेटल, इंजूरियस किसे कहते हैं? आपने सुना होगा, इंजूरियस का मतलब हानिकारक। इंजूरियस किसे कहेंगे? सर हानिकारक होती है, जैसे हम बोलते हैं सर धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इंजूरियस सही आंसर नहीं है। इंजूरियस भी एक एडजेक्टिव है, टेरिबल भी एक एडजेक्टिव है, डेंजरस भी एक एडजेक्टिव है। और सर फैटल किसे कहते हैं? आपने सुना होगा। सर कैंसर कैसा रोग है? कैंसर इज अ फैटल डिजीज। तो प्यारे साथियों, फैटल ही सही आंसर है, मतलब प्राण घातक, मतलब जिसमें आपके प्राणों की भी जान, मतलब आपके प्राण भी निकल सकते हैं। तो सर कोई भी चीज़ जो आपको मौत तक ले जा सके उसे हम फैटल बोलेंगे। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे साथियों? ही हैज़ परचेज्ड, उसने क्या खरीदा? ये बेड नहीं है, ये टाइपिंग की गलती है, यहाँ बैग है, ये बेड नहीं है, बैग। ये बताइए बैग किसका बैग होता है? फ्लोर माने होता है फर्श, फ्लोर माने फर्श होता है, फर्श का कोई बैग नहीं होता, फूलों का कोई बैग नहीं होता, ना ही ये ऑप्शन है। तो सर बैग किसका होता है? आटे का बैग होता है, आटे का थैला होता है। इसलिए सर ही हैज़ परचेस्ड, उसने क्या खरीदा? फर्श का बैग या फूलों का बैग या आटे का बैग? तो सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सर ये FLOUR का मतलब होता है आटे, और आटे का बैग इज द राइट आंसर। ओके, 8 क्वेश्चन का आंसर है बी। आंसर 9 क्वेश्चन क्या होने वाला है? जेस्ट। और जेस्ट एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं क्या प्यारे साथियों? जेस्ट का मतलब होता है खुशी, और खुशी का सिनोनिम्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है? खुशी का सिनोनिम्स पूछा गया है। तो चलिए 9वें क्वेश्चन के हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सर 9वें क्वेश्चन के ऑप्शंस ये दिए गए हैं आपके सामने। सर जेस्ट माने खुशी, प्लेजर माने भी खुशी होती है प्यारे साथियों, बहुत ही खुश होना। जब आप कहते हैं ना सर ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आपके सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू मी दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। तो प्लेजर सही आंसर हो सकता है। फ्लॉप का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में सफल होते हैं कि असफल होते हैं, हम बोलते हैं मूवी फ्लॉप हो गई है, मतलब नाकामयाबी मिलना जिसमें कामयाबी नहीं मिलती। एन सर्किल का मतलब होता है चीज़ों को घेर लेना, सर्किल का मतलब घेराव, और एन सर्किल एक वर्ब है, घेर लेना, ये भी आंसर नहीं है। और डिस्टेस्ट, टेस्ट माने होता है आपकी रुचि, और डिस्टेस्ट का मतलब सर मेरी इस काम में बिल्कुल रुचि नहीं है, मतलब अरुचि है, ठीक है ना। तो डिस्टेस्ट का मतलब है प्यारे साथियों क्या, इसे हम अरुचि बोलेंगे, मतलब सर मेरी इसमें रुचि नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा इज द राइट आंसर। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब भी आप प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं तो प्लीज़ आप पहले सॉल्यूशन मत देखिए, पहले जो मैं PDF कॉपी सेंड करता हूँ उसमें से आप सॉल्व करिए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और प्लीज़ गाइज आप सारे बच्चे मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे अपने मार्क्स जरूर शेयर किया करें कि सर मेरे इतने मार्क्स आए। एंड सर ही विल नेवर पास, वो कभी पास नहीं होगा। सूटेबल कंजंक्शन लगाना है, वो कभी पास नहीं होगा, चाहे वो सर हार्ड कितना भी ही मे ट्राई। अब वो सर कैसे भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, बट अब वो पास नहीं हो सकता सर, मतलब अब रिजल्ट आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों उसमें क्या लगाया जाए? मैं आगे जब आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा थ्योरेटिकल अप्रोच से, मतलब सर फंडामेंटल्स, तो आपको समझ में आएगा कंजंक्शन और एडवर्ब का। यहाँ नेवर का तो कोई मतलब है नहीं, नेवर तो आ नहीं सकती है, ही विल नेवर पास। हाउ एवर हार्ड, हार्ड यहाँ एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम लोग चलो कंजंक्शन लगाएंगे,
वो कितना भी मेहनत कर ले, वेन एवर किसके लिए आती है, समय के लिए नहीं, वॉट एवर सिचुएशन के लिए आती है, और रीजन बताने के लिए कितना भी हार्ड, मतलब कितनी भी, एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक, यहाँ कितना भी वो मेहनत कर ले बट अब पास नहीं होगा। तो सर यहाँ सही आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 10वें क्वेश्चन का प्यारे साथियों जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ए इज द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं सर, गोल्ड एक बर नाउन है, एब्स्ट मटेरियल नाउन है, और इसका पूछा गया सर एडजेक्टिव क्या होगा। तो प्यारे साथियों आपने सुना होगा जब आप मोबाइल का कवर लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं सर मुझे गोल्डन कलर का चाहिए, आप बोलते हैं सर मुझे मोबाइल गोल्डन मतलब कलर में चाहिए। तो गोल्ड का जो एडजेक्टिव है याद रखिएगा वो क्या होगा, जो भी वर्ड किसी नाउन को डिफाइन करे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। तो सर सी इज़ द राइट आंसर। क्या आंसर है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सी इज़ द राइट आंसर। और सर हीरो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हीरो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, HERO। जब भी ओ वगैरह आती है तो ऐसे नाउन में हम ES जोड़ दिया जाता है, इसलिए 12 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। कुछ बच्चे हीरोइन लगाएंगे, प्लीज़ गाइज आप हीरोइन मत लगाइए, हीरोइन इसका फेमिनाइन जेंडर है, मतलब स्त्रीलिंग है। क्या है ये, हम लोग यहाँ उसने क्या पूछा, प्लूरल पूछा है, ना कि उसने जेंडर नहीं पूछा है, प्लूरल पूछा है, इसलिए हीरोइन मन लगा के हीरोज लगाइएगा। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। एंड सर 13 क्वेश्चन, भौंकने वाले कुत्ते क्या करते हैं, कभी काटते हैं कि नहीं। आई होप आपने सुना भी होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये भी एक प्रोवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है कि सर जो गरजने वाले बादल होते हैं वो कम ही बरसते हैं, मतलब सर जो डींगे ज़्यादा मारते हैं वो एक्चुअली में कुछ कर नहीं सकते, वो केवल चिल्लाते ही रहते हैं बस। तो सर बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो सही आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। ये पूरा एक सेंटेंस दिया गया है सर, नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज सो ब्राइट एज हिज सन इज। कोई भी लड़का उसकी क्लास में, अपने बेटे की क्लास में इतना ब्राइट मतलब इतना होशियार नहीं जितना उसका बेटा है। बस आप मुझे ये बताइएगा, जब कोई भी सेंटेंस नेगेटिव होता है, जब भी नो आती है, तो आपको आई होप पता होगा हम नेगेटिव सेंस के लिए पॉजिटिव डिग्री में एज लगाएंगे कि सो एज लगाएंगे। प्यारे साथियों वहाँ पर हम सो एज का यूज़ किया जाता है, सो एज लगाते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री या कोई भी वाक्य जिसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ आ रहा है तो वो नेगेटिव वाक्य है, तो पॉजिटिव डिग्री को एज से कनेक्ट किया जाएगा कि सो एज से। प्यारे साथियों सो एज से कनेक्ट किया जाएगा, और इसलिए इसमें एरर पार्ट में क्या है, यहाँ एज आएगा कि सो एज आएगा। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जब भी किसी सेंटेंस का जो सेंस होगा वो नेगेटिव होगा, तो प्यारे साथियों वहाँ हम सो एज यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सी इज़ द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं सर 15 क्वेश्चन, टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। प्यारे साथियों मूर्खों के स्वर्ग में रहना एक आइडम्स फ्रेज है, ध्यान से सुनना, मैं इसको बहुत ट्रिक से बताऊंगा। मैंने वोकैबुलरी की सीरीज ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अब प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने 5 सेट लगभग 30 आइटम्स फ्रेज के 5 सेट 150 आइटम्स फ्रेज मैंने डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा वोकैबुलरी सीरीज की चैनल में, सुधीर डिफेंस एकेडमी के चैनल में, और वहाँ मैंने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाया, और वहाँ पर मैंने 150 आइटम्स फ्रेज करा चुका हूँ, अभी 150 और बाकी हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों 15 क्वेश्चन कौन बताएगा, चलिए। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, ये बताइए, लिव माने रहना, फूल्स मतलब मूर्खों का, और पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। ये बताइए मूर्खों के स्वर्ग में रहने का मतलब क्या है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों, मूर्खों का स्वर्ग यहाँ क्यों बोला गया। एक्चुअली में स्वर्ग एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट मूर्खों का स्वर्ग एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मतलब जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो केवल रियल में स्वर्ग बनाते हैं। अरे रियल जो स्वर्ग बनेगा वो आपके कर्मों से बनेगा, मतलब जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा और वो एक स्वर्ग की तरह ज़िंदगी को जिएगा। और प्यारे साथियों जो मूर्ख लोग होते हैं वो केवल बातें, बस अपने मन को संतुष्टि दिलाने के लिए, और कब केवल यही बोलते रहते हैं कि अपना टाइम आएगा। प्यारे साथियों बातों से कभी अपना टाइम नहीं आ सकता, आपको दिन रात मेहनत करनी होगी और उसी से आप अपने टाइम को, अपने समय को ला सकते हो। तो जो मूर्खों का स्वर्ग होगा, एक्चुअली आप ये बताइएगा वो उनका रियल बात है या एक गलत फहमी पाल रखी है। आप में से कई सारे लोगों के दोस्त होते हैं जो बस सारे दिन केवल कल्पनाओं में खोए रहते हैं कि सर एक दिन मेरा ऐसा होगा, एक महल होगा, एक ऐसा होगा, बट कुछ नहीं होता है क्योंकि उन्होंने कर्म नहीं किए हैं। और इसलिए सर इसका सही आंसर क्या होगा, अपने मन में एब्सोल्युटली अ फॉल्स कंसेप्शन, सर एक गलत फहमी पाल लेना। क्या पाल लेना, एक गलत फहमी क्रिएट कर लेना, उसे हम बोलते हैं सर टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। एंड 16 क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, सर ये डायरेक्ट स्पीचेस का इनडायरेक्ट बनाना है। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली, टीचर ने ऐसा बोला।
ओके। तो प्यारे साथियों, बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट? द टीचर सेड टू किस में चेंज होगा बताइए? पहले तो मुझे ये बताइए, बी रेगुलर स्टार्ट हो रहा है मतलब ये कौन सा वाक्य है? सर ये इंपरेटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सर ये इंपरेटिव वाक्य है, ठीक है ना? ये कौन सा वाक्य है? इंपरेटिव। और इसलिए सर इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ सेड टू को हम किस में चेंज नहीं करेंगे? टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। सर सेड टू मी को सेड टू मी नहीं लिखा जा सकता, और वैसे भी ये सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए सर यहाँ गलत है, सेड टू को चेंज करना पड़ेगा। सर जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव होता है तो सर सेड टू को चेंज कर जाता है उसके सेंस के अकॉर्डिंग। टीचर बच्चों से कह रहा है तो ये बताइएगा उसके लिए सलाह होगी ना, टीचर ने बच्चों को ये सलाह दी है, और इसलिए सही आंसर क्या होगा सर? सी इज़ द राइट आंसर। डी क्यों नहीं होगा? क्यों? टीचर कभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा, वो हमेशा सलाह देगा या ऑर्डर देगा, ठीक है। एंड आगे चलते हैं प्यारे साथियों, 16 क्वेश्चन का सही आंसर है सी। एंड सर 17 क्वेश्चन, इट इज़ टाइम, यही समय है टू बाई बुक्स, सब बुक्स खरीदने का। इसका हमें पैसिव वॉइस क्रिएट करना है, मतलब बनाना है, पैसिव वॉइस इसको कन्वर्ट करना है। तो प्यारे साथियों इट इज़ टाइम, आपको पता होना चाहिए पैसिव हम केवल तभी बना सकते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब एक बार को सब्जेक्ट नहीं हो बट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्रिएट करना होता है। मतलब सर ऑब्जेक्ट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पैसिव में काम करने वाले की प्रधानता नहीं होती, बल्कि हमें सर काम की प्रधानता होती है, और इसलिए सर यहाँ से यहाँ तक इसका पैसिव नहीं बन सकता है इट इस टाइम का, क्योंकि टू बी की वर्ब आ रही है, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए केवल इसका पैसिव बनेगा। टू प्लस के इन्फिनेटिव का पैसिव होगा टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ये जो नाउन दी गई है इसको फोर से पहले ऐड कर दिया जाएगा। आज के बाद याद रखिएगा, जब भी कोई वाक्य में इट इस टाइम आए उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसका पैसिव हो जाएगा टू बी बॉट। बट ये टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में नाउन दी गई हो, ये नाउन है बुक्स, तो उस नाउन को फोर से आगे जोड़ दिया जाता है और टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी बॉट में चेंज कर दिया जाएगा। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा सर? बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? 17 क्वेश्चन का बी आंसर सही है। 18 से लेकर 20 तक एक बहुत अच्छा पैसेज है, इसको हम लोग करने वाले हैं प्यारे साथियों। अ मैन, वो आदमी हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं है। हिटलर ने उसको क्या कहा था? आपने नाम सुना होगा एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी के एक बहुत ही डिक्टेटरशिप रहे, तानाशाह रहे। मतलब सर इन्होंने जर्मनी के लिए बहुत, जर्मनी के लोग इनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वहाँ से यहूदियों को भगा के जो किया काम, ठीक है ना, बहुत सारे जो यहूदी थे उनको भगाया वहाँ से, अदरवाइज आज जर्मनी का अपना एक एग्जिस्टेंस नहीं होता और जर्मनी खत्म हो चुका होता। तो पूरा पैसेज बस इसी के ऊपर है। हिटलर ने बार बार यही कहा कि जो इंसान अपने इतिहास को उठाकर नहीं देख सकता, उससे कुछ नहीं सीख सकता, उसे मेरे अनुसार वो बिल्कुल एक मूर्ख या जानवर के बराबर है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर ये पूरा पैसेज है, ध्यान से सुनो। अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऐसा आदमी जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं है। हिटलर ने उसको क्या कहा? इट इज़ लाइक, वो इस तरह से एक आदमी है, ऐसा आदमी है हु हैज़ नो आइज और ईयर, जिसके आँख और, जिस तरह से एक आदमी बहरा गूंगा होता है, मतलब अंधा और बहरा या होता है, उसने इतिहास, जिसको ज्ञान नहीं है इतिहास को, इतिहास का जिसको ज्ञान नहीं है, हिटलर ने उसको इसी तरह से बोला है, बहरे और अंधे की तरह। ही हिमसेल्फ डिक्लेम्ड, उसने खुद अपने बारे में क्या क्लेम किया है? टू हैव हैड अ पैशनेट इंटरेस्ट, उसने खुद कहा है कि मुझे शुरुआत से एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, सिंस इज स्कूल डेज। हिटलर ने कहा है कि मुझे स्कूल के दिनों से ही बहुत ज़्यादा क्या था, स्कूल के दिनों से ही मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैं पैशनेट था, रुचि थी। एंड ही डिस्प्लेड, और उसने ये दिखाई भी है, कंसिडरेबल फैमिलियरिटी, बहुत परिचित था वो विद द कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। हाँ, जो यूरोपियन हिस्ट्री का जो पीरियड या जो सिलेबस था या जो कोर्स था उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था, मतलब बहुत अच्छे से। और सर हिज कन्वर्जेशंस, उसकी बातों से भी क्या पता चलता है? वाज स्टडीड, ये बात पता चली विद हिस्टोरिकल रेफरेंस, उसने ऐतिहासिक संदर्भों में ऐतिहासिक बातें करी हैं, संदर्भ में दिए हैं, एंड हिस्टोरिकल पैरेलल्स, और इतिहास के समकक्ष ही उसने सब कुछ बोला है। मतलब जो इतिहास में हुआ है, बार बार उसने कहा है कि जो भी मैंने सीखा है अपने देश के लिए करने के लिए, वो पुराने लोगों से ही सीखा है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। ये बात हिटलर की बातों से भी पता चलती है। एंड मोर देन दैट, और उससे भी ज़्यादा क्या, उससे भी ज़्यादा क्या बात की जा रही हैं सर? उससे भी ज़्यादा हिटलर्स होल कास्ट ऑफ थॉट, जो संपूर्ण हिटलर के विचार हैं, संपूर्ण विचारों का जो जत्था है वाज हिस्टोरिकल, वो भी ऐतिहासिक था। एंड हिज सेंस ऑफ मिशन, और उसका जो उद्देश्य,
जो मिशन करने का जो उसका ज्ञान आया, जो उसने सोचा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, वो भी कहाँ से ड्राइव हुआ, वो भी उसकी सेंस ऑफ हिस्ट्री, सर जी वो भी इतिहास के ज्ञान से ही उसने क्या है उत्पत्ति हुई। मतलब जो उसने देश के लिए जो अपने लिए किया कि सर मुझे देश के लिए लड़ना, एक आर्मी बनानी है सुभाष चंद्र बोस की तरह, जैसे उन्होंने बनाया था आज़ाद हिंद फौज, उसी तरह उसे भी इतिहास के ज्ञान से ही क्या प्राप्त हुआ कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। एंड लाइक हिज कंटेम्परेरी, और उसी के समकालीन कौन हुए थे, मतलब समकालीन का मतलब उन्हीं के तरह एक और हुए स्पेंगलर। हिटलर वाज फैसिनेटेड बाय द राइज। हाँ, हिटलर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था किस चीज़ से, हिटलर प्रभावित हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब द राइज माने उठना एंड फॉल माने गिरना ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का जो उतार चढ़ाव आया, बहुत सारे समय का जो आपस में उतार चढ़ाव आया, सभ्यताओं का लड़ाइयाँ हुई, उससे हिटलर बहुत ज़्यादा प्रभावित आकर्षित थे। ही वाज हिमसेल्फ बोर्न एट अ क्रिटिकल, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में पैदा हुए थे जब कैसी सिचुएशन थी, बहुत ही क्रिटिकल थी। वाज इंटीग्रेटिंग, और चीज़ें क्या हो रही थी, जब जर्मनी टूट रहा था, मतलब लोग आक्रमण कर रहे थे और ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, ठीक है ना। वॉट वुड टेक इट प्लेस, आगे जाके क्या होगा, टेक प्लेस मतलब घटित होना, उन्होंने भी सोचा कि आगे जाके पता नहीं क्या रिजल्ट आएंगे। एंड द फ्यूचर हेज, सेज है यहाँ पर, ये हेज नहीं है। और फ्यूचर में दिख रहा था, क्या दिख रहा था कि सर विद द ज्यूज बॉल्सिक आइडियोलॉजी, एक जो बड़े लेखक हुए हैं, ये फिलोसोफर हुए हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी का मतलब होती है आपके, आइडिया का मतलब आपके क्या होते हैं, विचार, तो आपके उनकी विचारधारा में दिखा द मासेज ऑफ, लोगों का बहुत बड़े लेवल पर क्या दिखा, अनलेस यूरोप कुड बी सेव्ड, यूरोप को केवल बचाया जा सकता था केवल और केवल बाय द नाजी रेसिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द एलाइट। आपने सुना होगा उसने क्या बनाया अपना हिटलर ने एक नाजीवाद बनाया, जो कि उसके ग्रुप का नाम था नाजीवाद, जिस तरह से इटली के मुसोलिनी का था फासीवाद, ठीक है, फासिस्ट, और ये था नाजिस्ट। तो उन्होंने बताया कि केवल ये बनाकर ही देश को बचाया जा सकता है। और इसलिए सर पहला क्वेश्चन 18, हिटलर ने क्या कहा है, हु हैज नो ईयर्स और आइज, वो कौन आदमी होते हैं जिनके आँखें नहीं है, उसने माना है कि वो सारे आदमी जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो किसके बराबर हैं, बहरे और अंधे के बराबर हैं। इसलिए सर अ मैन हैविंग सेंस ऑफ हिस्ट्री या मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, सर बी इज़ द राइट आंसर। 18 क्वेश्चन का सही आंसर बी। और सर हिटलर ने क्या डिस्प्ले किया है, कौन सी हिस्ट्री से वो परिचित था, साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, इंडियन हिस्ट्री से या यूरोपियन हिस्ट्री से, यूरोपियन हिस्ट्री से, सर BC इज़ द राइट आंसर। एंड सर तीसरा क्वेश्चन, हिटलर का जो सेंस ऑफ मिशन, जो हिटलर ने अपना काम किया, जो मिशन किया, वो भी कहाँ से ड्राइव हुआ था, कहाँ से, जो मैनकाइंड के लिए लव था वहाँ से, या सेंस ऑफ हिस्ट्री, उसका इतिहास के प्रति जो ज्ञान या लव था, उसी से उसने पूरा ड्राइव किया कि मुझे भी अब देश के लिए करना होगा, अदरवाइज जर्मनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और उसने इसलिए जर्मनी से जितने भी यहूदी लोग थे उनको बहुत बुरी तरह से मरवा के सबको मरवा दिया, ट्रेनों में भर के मरवा दिया। आप उसकी कहानी पढ़ सकते हैं, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जो जेल में लिखी थी, और उसका नाम है माइन काम्फ ऑफ एडोल्फ हिटलर। माइन MEIGN, माइन काम्फ ऑफ एडोल्फ हिटलर, CAMPH, उसकी किताब का नाम है। आप वहाँ जाके इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है यदि आपको हिटलर के बारे में जानना है तो, ठीक है ना। बाकी प्यारे साथियों, आपको ये टेस्ट कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं आपके लिए कंसिस्टेंटली ये लेके आ रहा हूँ। और एक और चीज़, आप प्लीज़ फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस मंथ की 20 तारीख तक आपको मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे। आपका सपोर्ट चाहिए प्यारे साथियों, अपने साथियों से करवाइएगा, जिससे कि मैं और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वोकेबलरीज प्लस प्रैक्टिस पेपर और कंसेप्ट्स लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर कोई चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हैं कि सर ये सर्वे पेंडिंग होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।